बरसात के बाद नदी जब अपना पानी समेटती है तो कुछ पानी किनारे के गड्ढों में छोड़ती चली जाती है। मुख्य धारा से पीछे छूटे गया पानी भी बहना चाहता है। वह तड़पता है सागर से मिलने के लिए, पर सभी की किस्मत में सागर की नमकीन लहरों पर खेलना नहीं होता। कुछ की किस्मत में गर्म धूप की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर बादलों में गुम हो जाना लिखा रहता है। लेकिन यह सब भुलाकर गड्ढे में फंसा पानी मछलियों के लिए घर बनता है। मछलियों की अटखेलियाँ देखकर वह अपनी लाचारी भूल जाता है। वह इस दर्द को भूल जाता है कि उसके साथ का पानी बहकर आगे जा चुका है। पानी का स्वभाव स्त्री सा होता है, तरल और जीवनदायी। जीवन देने की लालसा में स्त्रियां कभी अपने दुख दर्द की परवाह नहीं करती। सुनीता का जीवन भी इन्हीं गड्ढों के पानी की तरह था। मीरापुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच में समतल भूमि में ताड़ के वृक्षों की बहुलता थी। बैसाख लगते ही इनमें ताड़ी निकालने का काम शुरू हो जाता। ताड़ी निकालने का काम बटाई पर होता था। जिसके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती थी। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त होकर कहीं आम के वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े रहते। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक का नाम सुनीता के पति शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर शमशेर को किसानी का काम कभी नहीं सुहाया, इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब और जब पैसे की कमी होती खेत का एक टुकड़ा बेच देता। शमशेर सिंह अपने घर में अकेला था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठाकर खिलाता। भाइयों के रोज रोज के ताने से तंग आए शमशेर सिंह को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार शमशेर सिंह भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेकने लगा। जब शमशेर सिंह भाइयों से अलग हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। स्वयं से रोटियां सेकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। शमशेर सिंह की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने का कोई रुचि नहीं दिखाई। उसके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर शमशेर सिंह की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की जमीन भी उन्हीं को ही मिल जाएगी। जिस पुरुष की काफी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो तो उसे बंडा कहा जाता है। शादी की उम्र शमशेर सिंह की कब की गुजर चुकी थी एवं गांव में वह बंडों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीठ पीछे उसे बंडा कहने लगे थे। शमशेर सिंह सुबह में रोटियां सेक कर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर उठा दिया था एवं बांटकर जो मिलता था उससे गुजारा करता और जरूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चुआने का भी काम करते थे। शमशेर सिंह की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के झोंके में रोटी सेकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक अदद औरत की कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता। उसने सोचा। उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो वह कभी कभी एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खराब हो गया। उसे वह कैसे अपने घर में लाकर बिठा सकता है। उसके पास तो न जाने कितने लोग जाते हैं। वह तो एक ऐसी औरत को लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं भाभियों से तो उसे कोई उम्मीद थी नहीं। शमशेर सिंह जिस इलाके का था उस इलाके में जिसकी शादी नहीं हुई थी वैसे कई लोगों ने लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी।
शमशेर सिंह ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद कर लाएगा। शमशेर ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाई और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया, लेकिन इस उपक्रम में उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई। वह एक गोरे रंग, तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत सी औरत थी। साड़ी को उल्टा पल्लू करके पहनती थी, जैसे आम बंगालन औरतें पहनती हैं। शमशेर सिंह और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया है, परंतु शमशेर सिंह इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सुनीता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइशें पूरा करता। शमशेर सिंह दिन में घर के बाहर खटिये पर उघारे दे सोया रहता। सुनीता जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। सुनीता अपने घर के पुराने दरवाजे की चौखट की ओट लगाए, सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों तले दबाए उधर से गुजरते लोगों को अक्सर दिख जाती थी। वह लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बांग्ला के सिवा कुछ नहीं आता था और गांव के लोगों को बांग्ला भी नहीं पता था। गांव की औरतें जब कभी शमशेर सिंह को बुलाने जाती तो वह दौड़कर मछिए लेकर आती और औरतों को कहती, बोसो बोसो। औरतें इसके इस बोसो पर ठहाका हंस देती। हालांकि धीरे धीरे उसने गांव की भाषा सीख ली। शमशेर सिंह के घर में सुनीता के आने के बाद चर्चे बढ़ गए। इसी दौरान उनके 2 बच्चों को भी जन्म दिया। शमशेर सिंह के पास पहले ही छोटी सी खेती थी। उन्हीं खेतों को बेचकर खा रहा था, लेकिन बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़े। फिर शमशेर सिंह के खेतों की क्या बात थी। एक दिन ऐसा आया जब शमशेर सिंह के पास बेचकर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। शमशेर सिंह 60 बसंत पार कर चुका था। उससे अब नया कोई काम होने वाला नहीं था और सच तो यह है कि गांव में नया काम करने की कोई संभावना भी नहीं थी। जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी शारीरिक परिश्रम वाला काम भी नहीं कर सकता था कि वह मजदूरी करके अपने लिए 2 रोटी कमा ले। कुछ दिनों तक तो उधार पैसे लेकर काम चला, पर जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो एक दिन शमशेर सिंह घर छोड़कर भाग गया। सुनीता अब उस गांव में अकेली और बिना किसी के सहारे के हो गई थी, पर उसे तो अपने 2 नन्हे बच्चों को सहारा बनना था। भूख किसी की सगी नहीं होती। जब सुनीता के बच्चे भूखे बिलबिलाने लगे तो माँ का ममताई दिल बिलख पड़ा। पड़ोसियों से 2 रोटी भीख मांग कर लाई, लेकिन रोटी के बाद शमशेर सिंह के हिजड़ा होने का ताना भी सुना, जो अपनी बीवी बच्चों को अनाथ छोड़कर भाग गया। सुनीता को अपने पति के बारे में ऐसा सुनना यद्यप अच्छा नहीं लगा, पर उसके पास सुनने के सिवा विकल्प ही क्या था। जिसका पति घर छोड़कर भाग जाए, उसके पड़ोसी भी दिलदार नहीं होते। पड़ोसियों के शीघ्र ही दुरदुराना शुरू कर दिया था। अब क्या करें। सुनीता सोचती, कभी विचार करती कि कुएं में कूदकर जान दे दे, लेकिन बच्चों का ख्याल उसके पैर रोक लेता। कभी विचारती कि बच्चों समेत कुएं में कूद जाए, फिर सोचती कि आखिर बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे कैसे है। तो फिर वह क्या करे। वह खरीद कर लाई गई थी, इसलिए माँ बाप और मायके का संबंध तो कब का विच्छेदित हो गया था। वह एक ऐसे वृक्ष की भांति थी जिसे जड़ से उखाड़ कर छोड़ दिया गया हो। वह हवा के झोंके के साथ दूर कई पहाड़ों के उस पार उड़ जाना चाहती थी, जहां उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हो, जहां बच्चे भूख से तड़पे न हो, जहां लड़कियां बेची न जाती हो। एक दिन रिश्ते का भतीजा थोड़ा सा चावल लेकर आया। सुनीता को जीवन की थोड़ी आशा बंधी, परंतु एक हाथ से चावल देते हुए दूसरे हाथ से उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं बाबू? मैं आपके माँ जैसी हूँ, सुनीता ने हड़बड़ाते हुए कहा।
भतीजा तो वहां से चला गया, पर एक शाम के भात की आस भी चली गई। एक दिन गोधिल बेला में जब अंधेरा पिछवाड़े की नीम से उतरकर धीमे धीमे आंगन में पांव पसारने लगा था और उसकी भूख अपने चरम बिंद पर पहुंचने लगी थी, उसे लगा कि उसका प्राण गले में आकर अटक गया। बेटे भूख से बेसुध खटिया पर पड़े थे। सुबह से उन्हें पानी पिलाकर फुसला रहे थे, पर पानी पिलाकर बच्चे तो फिसल जाते हैं, भूख को फुसलाना संभव नहीं। वह फिर आकर खड़ी हो जाती है। शाम के धुंधलके में सुनीता बच्चों को साथ लिए घर छोड़कर यह सोचकर निकल पड़ी कि या तो बाहर निकलकर रोटी का इंतजाम करेगी या बच्चों के साथ कहीं जान दे देगी। कई दिनों से भूखे रहने के बावजूद वह दिन में यह सोचकर नहीं निकल सकी कि कहीं समाज के लोगों को उसके घर से बाहर जाने का पता न चल जाए, जिससे रमेश्वर सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। रास्ते में उसके बड़े बेटे ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, माँ, तुम जादू से रोटी नहीं बना सकती? इस बात पर सुनीता की आंखें भर गई। काश बेटे मैं बना पाती। अगर मैं जादू से कुछ बना पाती तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देती मेरे बच्चे। मैं जादू से एक ऐसी दुनिया बनाती जहां कोई बच्चा भूख से न तड़पे। सुनीता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुनीता से गांव से निकटवर्ती कस्बे की दूरी 4 किलोमीटर थी। भूख से बेहाल सुनीता कस्बे के बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते निढाल हो गई। सड़क के किनारे गड़े चापाकल से पानी पीकर वह वहीं एक झोपड़ी नुमा होटल के बाहर कटे वृक्ष की भांति गिर गई। मानसिक रूप से बटोरी गई सारी शक्तियां मानो टूटकर बिखर गई। घास जब तक जमीन में अपनी जड़ से जुड़ी रहती है तब तक बड़ी से बड़ी आंधियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन जड़ से उखड़ते ही घास तिनके में तब्दील होकर उड़ जाती है। रात का धुंधलका गहराने लगा था। छोटे से कस्बे से इस समय किसी भी सवारी गाड़ी का मिलना अब कोई संभव नहीं था। थोड़ी देर में जब उसने जरा होश संभाला तो देखा कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। छोटा वाला तो एकदम अधमरा सा हो गया है, वह रो भी नहीं पा रहा है। उसकी आंखें उलटने लगी थी। सुनीता ने साहस करके होटल वाले से कहा, भैया एक रोटी दे दो, बच्चों को खिलाना है। पैसे हैं? होटल वाले ने पूछा। पैसे तो नहीं है भैया, उसने कहा। पैसे नहीं है तो क्या रोटी मुफ्त में मिलती है? चल भाग यहाँ से। होटल वाला घुड़का। बच्चा मर जाएगा भैया, रोटी दे दो, बदले में तुम जो कहोगे तुम्हारा काम कर दूंगी, उसने कहा। अच्छा तो पहले काम कर दे फिर रोटी लेना, होटल वाले ने कहा उसकी ओर देखते हुए। क्या काम है भैया बोलो, उसने मुंह से मरियल सी आवाज निकाली। बच्चे को इधर चौकी पर रखो और अंदर जाओ। होटल वाला उसे होटल के पीछे बने कमरे में ले गया, जिसमें आटे की बोरियां और होटल में काम आने वाला अन्य सामान रखे थे। उसने उसे धकेल कर बोरे पर गिरा दिया। कई दिनों की भूखी सुनीता लाश की तरह बोरे से लुढ़क कर नीचे गिर गई। होटल वाले ने उसे उठाकर फिर से बोरे पर रखा। ठीक से बैठ ससुरी, होटल वाला घुड़का। क्या करना है भैया, उसने मिमियाते हुए पूछा। आरती उतारनी है तेरी, टाइम मत खराब कर। रोटी चाहिए तो जल्दी कर, नहीं तो भाग यहाँ से। ऐसा न करो भैया, कोई और काम करवा लो, मैं जूठे बर्तन धो दूंगी, सुनीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जूठे बर्तन धोने के लिए बहुत पड़े हैं यहाँ। देख अभी दुकानदारी का टाइम है, टाइम खराब मत कर। आती है तो बोल, नहीं तो भाग यहाँ से। सुनीता का बड़ा बच्चा जोर जोर से रोने लगा था, जिसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह विचलित हो उठी। कोई माँ अपने बच्चे को भूखा मरते कैसे देख सकती है, चाहे उसके लिए स्वयं को कितनी बार भी मरना पड़े। उसने आंखें बंद कर ली और अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। होटल वाला अपने काम में लग गया। वह उसके मुंह को बोरी की तरह झंझोरने लगा। उसके मुंह से तंबाकू की भयानक बदबू आ रही थी। वह तेजी से कुत्ते की भांति हिला रहा था और शीघ्र ही ठंडा हो गया।
कमरे में कोई दरवाजा या पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चे के लिए एक रोटी का इंतजाम हो गया। लेकिन भूखे को रोटी मिलना इतना आसान होता तो कोई बच्चा भूख से नहीं मरता। अभी होटल वाला निपट ही रहा था कि कमरे में एक और आदमी आकर खड़ा हो गया। वह किसी बस का खलासी था। सुनीता ने अपने आंख से आंसू पोंछे और कपड़ा संभालने लगी। तभी खलासी ने आकर फिर से उसे आटे की बोरी पर पटक दिया। जाती कहाँ है साले, हम भी हैं। खलासी ने विद्रूप हंसी हंसते हुए कहा, भैया हमको जाने दो, हमारा बच्चा मर जाएगा। सुनीता ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। भैया आपने तो कहा था कि आप रोटी दोगे, आपने जो कहा मैंने किया। भैया अब रोटी दे दो भैया, मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। आपका पैर पकड़ते हैं भैया, इतना निर्दयी मत बनो भैया। उसने होटल वाले से दया की भीख मांगते हुए कहा। उसकी आंखों के आगे धुंधलका छाने लगा था, उसका गला सूख रहा था। चुप साले, दे देगी तो घट थोड़ी न जाएगा, होटल वाले ने हंसते हुए कहा और खलासी को इशारा कर दिया। खलासी भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। सुनीता मृत देह की तरह पड़ी रही। उसके देह से संभावना खत्म हो गई थी। उसे कुछ भी अब महसूस नहीं हो रहा था। शीघ्र ही यह खबर पूरे बस स्टैंड में फैल गई कि होटल में माल आया हुआ है। रात गहराने के साथ बस स्टैंड में रात बिताने वाले ड्राइवर, खलासी और दलाल होटल के उस कमरे में आते रहे और निकलते रहे। कुल मिलाकर 15 जानवरों ने उस रात उस लाश के साथ अपनी हवस पूरी की। बाहर 2 निरीह बच्चे भूख से तड़पकर मर गए। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी मदद के लिए कोई भी आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप उसके पास जाकर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। और हाँ दोस्तों, हो सके तो उसकी हेल्प जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।